थर्मल एक्सपेंशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर आने वाला जो चेंज इन इट्स डायमेंशंस जो सॉलिड की चेंज होती है ड्यू टू हम हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से, उसको हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन हम देख कैसे सकते हैं, हमने कभी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं क्या? तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसमें आप थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जैसे कि अगर मान लें आपके पास कोई ग्लास जार है, घर पे आपने देखा होगा कि ग्लास जार के ऊपर अगर कोई मेटल लिड होती है तो सर्दियों में वो लिड खोलना मुश्किल होता है, तो आप उसको क्या करते हैं कि किसी हॉट वाटर बाथ में या फिर उसको गर्म करके आप उस लिड को आसानी से खोल पाते हैं। तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा होता है, जब आपने उस ग्लास के जार के ऊपर लगी हुई मेटल की लिड को, इस पूरे सिस्टम को जब आपने हीट प्रोवाइड करी तो ग्लास के अंदर भी कुछ एक्सपेंशन आया होगा और मेटल के अंदर भी कुछ एक्सपेंशन आया होगा। मेटल के अंदर आने वाला एक्सपेंशन ज्यादा था और इस वजह से वो लिड ढीली हो जाती है और आप आराम से उसे खोल पाते हैं। आपने इस तरह की भी चीजें देखी होंगी कि जब रेलवे ट्रैक्स हम ऐसे ले करते हैं तो जो ट्रैक्स के बीच में हम ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, क्योंकि आपने जो रेल्स होती हैं वो मेटल की होती हैं और जब सीजनल टेम्परेचर्स में चेंजेस आते हैं तो ये रेल्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। गर्मियों में एक्सपेंशन होता है और अगर हम थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये एक्सपैंड करके एक दूसरे से टकरा जाएंगी और इसमें रेल्स के अंदर बकलिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम इनके बीच में एक्सपेंशन के स्लॉट्स छोड़ते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल यूज की चीज है, इसलिए हम इस चीज को पढ़ते हैं, क्योंकि हर मटेरियल के अंदर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उसके डायमेंशंस के अंदर चेंज आता है। और हम जानते हैं कि डायमेंशंस, एक लेंथ के डायमेंशंस हर चीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कोई सी भी चीज पढ़ रहे हैं और अगर हम उसकी लेंथ को वेरी कर देंगे तो क्या पता पैरामीटर चेंज हो जाए, वैल्यूज चेंज हो जाए। भले आप रेजिस्टेंस ले लें, भले ही आप कोई टाइम पीरियड ले लें या कुछ भी ले लें, वो सारी चीजें लेंथ पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के वेरिएशंस के साथ लेंथ में वेरिएशन आता है और इस वजह से सारे रिजल्ट्स वेरी करते हैं। तो इसलिए थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ना जरूरी है, किस तरह से कौन सा मटेरियल किस हीट के टेम्परेचर के चेंज के साथ किस तरह से वेरी करता है। मतलब कि अगर आप लेंथ को ले रहे हैं, एरिया को ले रहे हैं, वॉल्यूम को ले रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन आखिर हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होता है। तो उसमें होता है कि मान लें कि अगर आप एक एल लेंथ की रॉड को कंसिडर करें, मान लें कि आपके पास कुछ एल लेंथ की रॉड है और आपने उसको कुछ हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी। इस हीट के प्रोवाइड करने पर इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमने हीट प्रोवाइड करी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो बेसिकली हुआ क्या होगा, क्यों एक्सपेंशन आया इसके अंदर। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो इस रॉड के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिकल्स थे, या आप मान लें कि मॉलिक्यूल्स मान लें इस रॉड के अंदर जो भी थे, उनके अंदर कुछ वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। वाइब्रेशन हुआ क्योंकि उनको कुछ एनर्जी मिली। हमने जो उन्हें थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी, उस एनर्जी के मिलने पर इन मॉलिक्यूल्स ने अपना वाइब्रेशन स्टार्ट किया। ये वाइब्रेशंस बहुत आसान नहीं थे, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस नहीं होते, ये एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब इनका कोई हम फिक्स फॉर्मेट नहीं मान सकते। ये वाइब्रेशंस बहुत रैंडम होते हैं। ये एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस हुए और इस थर्मल एनर्जी के मिलने पर जो वाइब्रेशंस हुए, उन वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, इन पार्टिकल्स ने अपनी अपनी जगह पर ऐसे हिलते हिलते, और ये इनके हिलने का, इनकी वाइब्रेशंस के जो पोजीशंस थी वो आपस में इनके बीच का सेपरेशन बढ़ाने लगी। क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेशंस हुए तो ये जो ओरिजिनली मान लें कि दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ये था, तो वो बढ़ने लगा, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगा क्योंकि इनके अंदर एनर्जी आ गई थी। और क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगा तो इनके अंदर ये सेपरेशन बढ़ाते बढ़ाते, तो अब पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो इस मटेरियल के अंदर ही प्रेजेंट थे। मटेरियल के पार्टिकल्स की ही तो वाइब्रेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इनके हिलते हिलते जो उनकी वाइब्रेशंस की मीन पोजीशन थी वो दूर होने लगी, उनके अंदर सेपरेशन बढ़ने लगा और सेपरेशन बढ़ने की वजह से इस रॉड की जो लेंथ थी वो कुछ इंक्रीज होकर इतनी हो गई। जो पहले इनिशियली कुछ एल लेंथ की रॉड थी, अब वो कुछ एल डैश लेंथ की रॉड बन गई। और हमारे पास फाइनली क्या आया कि किसी एल लेंथ की रॉड को जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, तो उसकी जो लेंथ थी वो चेंज होकर एल डैश हो गई और वो जो मटेरियल था उसके अंदर एक्सपेंशन आया और हमने
ये एक्सपेंशन ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि हमने उसको हीट प्रोवाइड की थी, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया थर्मल एक्सपेंशन का, क्योंकि एक्सपेंशन का रीजन जो था वो थर्मल एनर्जी की वजह से, आने वाली एनर्जी की वजह से, इन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ये एक्सपेंशन आया था। तो अब ये आ गया हमारे पास कि एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी है। हमारी एल लेंथ की रॉड का डायमेंशन चेंज होके कुछ एल डैश हो गए। तो फिर अब ये चेंजेस हुए कैसे, किस तरह से, कौन से पैरामीटर्स थे जिसपे ये एल डैश डिपेंडेंट था और किस तरह से चेंज हुआ, उसकी हम बात करते हैं। देखिए इसके अंदर जब हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो हम डायमेंशंस में आए चेंज की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि डायमेंशंस लीनियर डायमेंशंस भी हो सकते हैं, एरियल डायमेंशंस भी हो सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशंस भी हो सकते हैं। तो हम तीनों तरह के एक्सपेंशंस पढ़ते हैं। यानी कि अगर लेंथ में कोई चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोई एरिया में चेंज आता है तो हम उसे बोलते हैं एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है यानी वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशंस में, जैसे कि अगर आप माने कि क्यूब है आपके पास, अगर मान लें आपके पास किसी मटेरियल का कोई क्यूब है, तो क्यूब के अंदर आप देखें कि 3 डायमेंशंस प्रेजेंट है। अगर आपके पास 3 डायमेंशंस प्रेजेंट है तो यानी तीनों डायमेंशंस के अंदर वेरिएशन आएंगे जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो तीनों डायमेंशंस के अंदर आने वाले एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और इसके लिए हम अलग तरह की जो कोएफिशिएंट्स है उनको हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट केस से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है लीनियर डायमेंशंस, यानी कि लेंथ में आने वाला एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं। देखें अगर हम बात कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की, देखिए लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कुछ एल नॉट लेंथ की रॉड थी इनिशियली और आपने उसका टेम्परेचर मान ले T1 से लेकर T2 तक बढ़ाया, तो जो आपका चेंज इन टेम्परेचर आया डेल्टा T, वो आया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T2 माइनस T1। तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया T1 से लेकर T2 तक, तो इसके अंदर लेंथ के अंदर कुछ चेंजेस आए और इसकी लेंथ मान लेते हैं कि कुछ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब हमने किसी भी एक रॉड जो कि एल नॉट लेंथ की रॉड थी उसको जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया किसी एक T1 से T2 टेम्परेचर तक, यानी कि हमने कुछ डिफरेंस इन टेम्परेचर लाया डेल्टा T का, डेल्टा T की वैल्यू T2 माइनस T1, यानी कि अगर हमने किसी भी एक एल नॉट लेंथ की रॉड के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया डेल्टा T का, तो जो उसके अंदर चेंज इन लेंथ आया या जो थर्मल एक्सपेंशन हुआ, जो लेंथ के अंदर चेंज आया डेल्टा L, वो डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डेल्टा एल हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये डेल्टा एल जो था वो वेरी कर रहा था, प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के, यानी टेम्परेचर के अंदर चेंज के। यानी जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ये डेल्टा एल बढ़ रहा था। ऐसा देखा गया कि जो चेंज इन लेंथ था डेल्टा एल था वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। जितना टेम्परेचर में राइज था उतना ही डेल्टा एल में भी चेंज था। उसी के साथ साथ क्या देखा गया कि जो डेल्टा एल था वो इनिशियल लेंथ एल नॉट पे भी डिपेंड कर रहा था। यानी कि अगर आप छोटे से सेक्शन के अंदर, अगर आप मान लें कि एक छोटी लेंथ की रॉड लें, छोटे लेंथ की रॉड का अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो छोटा सा लेंथ में चेंज डेल्टा L1 आएगा, और अगर आप थोड़ी बड़ी लेंथ की रॉड L2 लेंगे तो उसके अंदर जो टेम्परेचर वही डेल्टा टी चेंज करने पर जो चेंज इन लेंथ डेल्टा L2 आएगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि उनकी इनिशियल लेंथ क्या क्या है। यानी कि आपने ये देखा कि अगर आपने L1 लेंथ की रॉड ली और L2 लेंथ की रॉड ली और L2 वॉज ग्रेटर देन L1, तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि डेल्टा L2 वॉज ग्रेटर देन डेल्टा L1। तो यहाँ से हमने एक और इंफर किया, क्या इंफर किया कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ दैट इज L0। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। यहाँ पे ये अल्फा क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहलाता है ये, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड
इसे हम इससे डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। तो हमने देखा कि चेंज इन लेंथ जो डेल्टा एल आया वो आया अल्फा एल डेल्टा टी, जहां पे एल थी इनिशियल लेंथ ऑफ द सॉलिड, इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड, डेल्टा टी वाज द चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अब आपने देखा एल डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट डेल्टा टी। तो अब आपकी जो फाइनल लेंथ हो गई, फाइनल लेंथ मान लें कि आप कह रहे हैं एल फाइनल हो गई है, एल एफ हो गई है, तो आपने क्या कहा कि एल फाइनल इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल, मतलब फाइनल लेंथ क्या होगी, इनिशियल लेंथ प्लस चेंज के बराबर। आपने चेंज की वैल्यू कितनी रखी, एल नॉट प्लस डेल्टा एल की वैल्यू देखी क्या है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, तो उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो आपके पास एल एफ की वैल्यू कितनी आई, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो किसी भी एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के लिए वेरी करेगा। हर सॉलिड के लिए उसका खुद का एक अल्फा होता है, उसका खुद का एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, जिस टेम्परेचर डिफरेंस से आप उस सॉलिड को लेकर जा रहे हैं उसके लिए हमने डिफाइन किया है डेल्टा टी। तो हमने कहा कि जो लेंथ के अंदर वेरिएशन आएगा डेल्टा एल जो होगा वो होगा डेल्टा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और जो फाइनल लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब आप देखिए फाइनल लेंथ किस किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा पे भी डिपेंड कर रही है, डेल्टा टी पर भी डिपेंड कर रही है, और इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड करेगी। अब देखिए अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जनरली हम मानते हैं कि अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बट एक्चुअली अल्फा जो होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, यानी कि अल्फा इज नॉट परफेक्टली कांस्टेंट क्वांटिटी, अल्फा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप बात करेंगे तो अल्फा का वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, यानी हर टेम्परेचर पर अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन हमारे केस में जो जितना हमारा स्कोप ऑफ स्टडी है उसके अंदर हम अल्फा को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा का वेरिएशन विद टेम्परेचर, तब तो आप अल्फा का टेम्परेचर वेरिएशन को कंसिडर करेंगे, अल्फा का वेरिएशन विद टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपको अल्फा का कोई वेरिएशन नहीं गिवन है तो आप उसको कांस्टेंट ही मानकर चलेंगे, क्योंकि हमारे केस में हमारे लिए जितनी बातें आएंगी, हमारी जितनी हम स्टडी कर रहे हैं उसके केस में हम अल्फा को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, और अल्फा इज टेकन एज अ कांस्टेंट फॉर अ लिमिटेड चेंज इन टेम्परेचर, और वो उसके लिए हम उसको एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और उसके लिए हम उसको हमेशा इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से ही यूज करते हैं। अब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा किस तरह से वेरी करेगा। आपने देखा कि अल्फा वैसे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप अल्फा की अगर यूनिट्स की बात करें या रेंज की बात करें कि क्या क्वांटिटी किस तरह की होती है, तो ये एक्चुअली अल्फा एक थर्मल एनर्जी का मतलब दिखा रहा है कि अगर आपने किसी भी लेंथ ऑफ रॉड को टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी से आपने उसका टेम्परेचर राइज करवाया है तो उसके अंदर आने वाला चेंज इन लेंथ कितना है। तो आप देखेंगे कि जो हमने जो प्रोवाइड किया, हमने क्या प्रोवाइड किया, इस रॉड को अगर हमने हीट प्रोवाइड की है या हमने इसका टेम्परेचर अगर राइज करवाया है तो एक्चुअली हमने उसको हीट प्रोवाइड की है, हमने उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करी है। तो जो थर्मल एनर्जी जो हमने मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड करी है वो एक्चुअली बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू दी ओरिजिनल जो उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर आप इस रॉड को कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में आपस में जो उनके अट्रैक्शन के फोर्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दिस थर्मल एनर्जी दैट वी आर प्रोवाइडिंग। तो इस वजह से जो ये अल्फा होता है वो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, दैट इज इट इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 to the power -6। कितनी रेंज का होता है, 10 की पावर -6 रेंज का होता है ये। तो हम इसको, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसकी यूनिट्स होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पर केल्विन।
मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आने वाला चेंज या 1 केल्विन में आने वाला चेंज। तो इसकी यूनिट्स होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होती है, और ये किस रेंज का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ रेंज का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अल्फा है वो एक्चुअली बहुत छोटा होता है, यानी कि मान ली 10-20 डिग्री के चेंज के लिए जो डेल्टा एल आता है वो बहुत कंसिडरेबल नहीं आ पाता है, क्योंकि जो अपना अल्फा की रेंज है वो 10⁻⁻⁶ होता है। तो आपकी अल्फा इज इन दी रेंज, किस रेंज का होता है, 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसी रेंज का होता है। अब जनरली आपको क्वेश्चंस में सारे मटेरियल्स जिनके लिए आप यूज करेंगे वो आपको हमेशा क्वेश्चंस में गिवन होगा कि अल्फा आप किस तरह से क्या ले रहे हैं। बट अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज उसकी 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये बात याद रखें, क्योंकि आगे दूसरे कोएफिशिएंट्स भी आएंगे तो उनकी हम बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या था, एल फाइनल इज इक्वल्स टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने कहा कि अल्फा कांस्टेंट ही लिया जाता है अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड। तो अगर हम इलस्ट्रेशंस ले लें इस तरह की वैसे अल्फा वेरिएबल हो सकता है। अगर हम वेरिएबल अल्फा के कुछ इलस्ट्रेशंस देखें कि मान लें कि अगर हमारे पास अल्फा गिवन है, अल्फा इज गिवन टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अल्फा इज गिवन टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन गिवन है। मान लेते हैं टेम्परेचर का कुछ भी फंक्शन अल्फा नॉट टी ले लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा है अल्फा का, कि टी टेम्परेचर पर अल्फा कितना होगा, अल्फा नॉट टी। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई रॉड है एल नॉट लेंथ की, हमारे पास एक रॉड है, और हमने कहा कि हमने उसका टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक इंक्रीज किया है, जहाँ पे जो इस रॉड का अल्फा है या थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट न होकर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो फिर हमें बताना है कि फाइनल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी अगर हमने टेम्परेचर T1 से T2 तक वेरी किया है। तो अगर हमारे पास अल्फा वेरिएबल है तो फिर हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले के हेल्प से नहीं लिख सकते हैं, हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का यूज आप कैसे करेंगे, देखें अगर हम छोटे से टेम्परेचर, मान लें कि हम किसी भी एट एनी टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T से लेकर T प्लस dt के टेम्परेचर चेंज की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी भी जनरल टेम्परेचर T पर हमने ऑब्जर्व किया, और कहाँ तक ऑब्जर्व किया, T से लेकर T प्लस dt के, मतलब कि हमने जो टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व किया वो हमने dt टेम्परेचर चेंज को ऑब्जर्व किया। तो उस dt टेम्परेचर चेंज के दौरान जो लेंथ में चेंज आया dl वो कितना आया होगा, देखें कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा था कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है, तो टेम्परेचर में आया हुआ छोटा सा चेंज dt के करस्पॉन्डिंग लेंथ में आया हुआ छोटा सा चेंज dl कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एल नॉट अल्फा dt, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर वेरी किया है T से T प्लस dt, यानी टेम्परेचर में वेरिएशन कितना आया dt का, अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आया है dt का, तो उस dt टेम्परेचर के वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के अंदर आया हुआ चेंज dl छोटा सा चेंज इन लेंथ कितना होगा, एल नॉट अल्फा डेल्टा t। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या लिखा कि जो छोटा सा चेंज इन लेंथ आया dl वो आया हमारे पास एल नॉट अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखें क्या है, एल नॉट टी, तो अल्फा की वैल्यू डाल दे एल नॉट टी dt। देखें हमने अल्फा की वैल्यू एल नॉट टी क्यों डाल दी, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज कौन सा माना है, T से लेकर T प्लस dt, यानी एक्चुअली हमने dt वेरिएशन की बात की है, टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हमने कितना कंसिडर किया है dt, यानी बहुत छोटा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हमने कंसिडर किया है। हमने माना कि हमने किसी T टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और T से लेकर T प्लस dt तक की बात की, यानी टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया वो आया dt जो कि बहुत छोटा था। तो इस बहुत छोटे से
से टेम्परेचर चेंज के दौरान क्या हम अल्फा को कांस्टेंट मान सकते हैं? तो हमने उस dt चेंज के दौरान अल्फा को कांस्टेंट मान लिया और हमने उस dt टाइम के लिए, उस dt रेट के लिए, dt टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमने अल्फा को कितना मान लिया? अल्फा नॉट t मान लिया, जो कि हमने कांस्टेंट मान लिया। और उस छोटे से टेम्परेचर की वेरिएशन dt के दौरान जो लेंथ में एक्सपेंशन आया dl, वो हमने कितना लिखा? dl इक्वल्स टू L नॉट अल्फा नॉट t dt। अब अगर आप देखेंगे दोनों साइड्स आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने इनिशियल लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी की है? इनिशियल लेंथ थी आपकी L नॉट, फाइनल लेंथ कितनी हो गई आपकी? L फाइनल मान लेते हैं। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था? T1 और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T2। अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास कुछ फंक्शन आएगा। देखें किस तरह का। L आगे यहाँ पे L नॉट से लेकर LF, यहाँ पे कितना आया? L नॉट अल्फा नॉट तो बाहर आ गया T²/2 एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। तो यहाँ से आपके पास क्या आया? LF माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा नॉट L नॉट T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से आपके पास क्या आया? देखें, जो फाइनल लेंथ आपके पास आई है L फाइनल इज इक्वल टू आया है L नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन 2। ये आपके पास फाइनल लेंथ आई है और ये आपने बोला कि जो फाइनली लेंथ हो गई होगी वो हो गई होगी इतनी। और यहाँ पे क्या है? अल्फा जो था वो वेरिएबल था, फंक्शन था किसका? टेम्परेचर का। तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला में यूज करके उसको इंटीग्रेट करके निकाला और फाइनल लेंथ आपके पास इस केस में इतनी आई है। ऐसे अगर आपके पास अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अभी तो L नॉट t था, अगर कोई और फंक्शन गिवन हो, मान लें कि अल्फा नॉट t स्क्वायर गिवन हो या कोई भी और फंक्शन गिवन हो, तो भी आप बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेट करके यहाँ पे अल्फा नॉट t की जगह अल्फा नॉट t स्क्वायर आ जाएगा और आप इसको बिल्कुल इसी ढंग से प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम क्या ले रहे हैं? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम ले लेते हैं, अभी हमने लास्ट क्या लिया? अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हम अल्फा किसका फंक्शन ले लेते हैं? हम एक्स का फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज लेंथ का फंक्शन ले लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी हर एक्स के साथ अल्फा वेरी कर रहा है। मान लेते हैं हम कोई भी लीनियर फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं ax प्लस बी। यहाँ पे a और b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आप उस हिसाब से उसको पुट कर सकते हैं। अभी हमने क्या लिया? अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स कैसे? देखें, अगर आपके पास कुछ L नॉट लेंथ की रॉड है, ये आपके पास L नॉट लेंथ की रॉड है, तो आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ से लेकर x ले रहे हैं और हर x पे अल्फा की वैल्यू वेरी कर रही है। अगर हर x पे अल्फा की वैल्यू वेरी कर रही है, यानी हर x के लिए अगर अल्फा वेरिएबल है, तो क्या हर x के लिए जो dx होगा, हर dx एलिमेंट का जो लेंथ के अंदर एक्सपेंशन होगा वो भी क्या डिफरेंट होगा। अगर आप बोल रहे हैं चेंज इन लेंथ की बात करें आप डेल्टा एल, अगर आप डेल्टा एल की बात करेंगे तो वो होता है LI अल्फा डेल्टा टी। अगर हर x के लिए अल्फा वेरी कर रहा है तो क्या हर x के लिए डेल्टा एल भी वेरी करेगा? यानी हम डायरेक्टली फिर से वो फॉर्मूला LF इक्वल्स टू LI1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपको कुछ दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी, फिर से इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट डेल्टा एल। तो अब इस केस में आप कैसे करेंगे? आपको गिवन क्या है कि अल्फा जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है, यानी हर x पर आपका अल्फा अलग अलग है। तो हम क्या करें? हमने क्या किया कि हम x पे जाके dx का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते। हमने x पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि x जो dx हमने एलिमेंट कंसिडर किया है वो बहुत छोटा है, हमने बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट dx कंसिडर किया। x पे जाके हमने dx का एलिमेंट कंसिडर किया और ये dx एलिमेंट बहुत छोटा था। तो क्योंकि dx एलिमेंट बहुत छोटा था तो क्या उस पर्टिकुलर x के लिए हम अल्फा को लगभग, उस dx लेंथ के लिए हम अल्फा को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं?
हमने मान लिया कि हमने x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, और क्योंकि dx बहुत छोटा था तो इस dx लेंथ के लिए हमने अल्फा को कांस्टेंट मान लिया, और उस dx लेंथ के लिए अल्फा कितना लिखा हमने इस dx लेंथ के लिए अल्फा लिखा ax प्लस b, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना था, x था। तो उस dx लेंथ के लिए जो अल्फा आया वो आया ax प्लस b, और ये अल्फा इस dx लेंथ के लिए कांस्टेंट था। तो अब इस अल्फा के साथ अगर हमने टेम्परेचर डेल्टा टी से वेरी किया, मान ले अगर हमने टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ से लिया, डेल्टा टी का वेरिएशन लिया है, तो हमने बोला कि अगर हमने डेल्टा टी से वेरी किया और हमारा अल्फा था इस dx के लिए ax प्लस b, तो इस छोटे से dx के अंदर आने वाला छोटा सा एक्सपेंशन इन लेंथ कितना होगा, वो हमने लिखा कि छोटी सी dx के लिए जो छोटा सा लेंथ में एक्सपेंशन dl आया वो कितना आया, वो आया अल्फा डेल्टा टी इंटू dx। हमने क्या लिखा था, li अल्फा डेल्टा टी। देखिए li dx के लिए li कितना है, dx अल्फा हमने लिख लिया अल्फा, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। अब अल्फा की वैल्यू इस पर्टिकुलर x के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, इस पर्टिकुलर x के लिए अल्फा की वैल्यू है ax प्लस b, तो हमने यहाँ से लिख दिया कितना, ax प्लस b dx डेल्टा t। अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने बोला कि dl यानी कि जो लेंथ है, अगर हम x को वेरी कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, हम x को वेरी कर रहे हैं 0 से लेकर L0 तक, और अगर हम x को वेरी कर रहे हैं 0 से लेकर L0 तक, तो जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेकर डेल्टा L तक। यानी कि अगर हमारी x है 0 तो उस टाइम चेंज इन लेंथ कितना है, 0, और अगर x हो गया L0 तो x फॉर L0 यानी कंप्लीट लेंथ के अंदर आने वाला थर्मल एक्सपेंशन या कंप्लीट लेंथ के अंदर आने वाला चेंज इन लेंथ डेल्टा L निकालना है। तो जब x हो गया L0 तब डेल्टा dl क्या हो गया, L हो गया डेल्टा L। यानी कि हमने क्या कंसिडर किया कि अगर जो चेंज, अगर x का वेरिएशन हम ले रहे हैं, यानी x जब 0 से L0 तक है तो चेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर डेल्टा L तक, यानी पूरी लेंथ में आने वाला चेंज इन लेंथ जो डेल्टा L होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने लिमिट्स क्या लगाई, 0 से L0, और इस साइड हमने क्या लिमिट्स लगाई, जब x हो जाएगा L0 तो जो चेंज इन लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट चेंज इन लेंथ डेल्टा L। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा L इज इक्वल्स टू, देखें क्या आया, ये आया ax स्क्वायर बाय 2 प्लस dx, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से L0 इंटू डेल्टा t। अब देखें यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे L0 की वैल्यू डाल देते हैं, क्या आ गया, a L0 स्क्वायर बाय 2 प्लस d L0 इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू आई है। अगर हम फाइनल लेंथ की बात करें तो फाइनल लेंथ LF क्या होगी, वो होगी इनिशियल लेंथ L0 प्लस डेल्टा L, और डेल्टा L अभी हमने कैलकुलेट किया इंटीग्रेशन से, तो जो फाइनल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल्स टू L0 प्लस a L0 स्क्वायर बाय 2 प्लस b L0 इंटू डेल्टा t। ये होगी हमारे पास फाइनल लेंथ विच वुड बी इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ प्लस डेल्टा L, और डेल्टा L हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, उसको हम डायरेक्टली अल्फा डेल्टा टी नहीं लिख सकते थे क्योंकि अल्फा फंक्शन था किसका, x का, तो हमने इंटीग्रेट करके डेल्टा L निकाला और फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। देखें थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक रिंग है मेटल की जिसका रेडियस है r, और जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से तब ये रिंग एक्सपैंड हो गई और इसमें कुछ एक नई रिंग फॉर्म करी जिसका एक रेडियस, नया रेडियस हम ले रहे हैं r डैश। तो हमें क्या बताना है, r डैश और r के बीच में रिलेशन बताना है। तो अब देखें r डैश और r के बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे, हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि कोई भी लेंथ होगी वो एक्सपैंड करेगी जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। LF इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मान लेते हैं कि इसका लीनियर कोएफिशिएंट है अल्फा,
जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, अगर इस रिंग की लेंथ की बात करें तो क्या हम मान सकते हैं कि इस रिंग की लेंथ जो इस रिंग की सर्कमफ्रेंस है वो होगी 2πr, वही क्या इसकी लेंथ होगी। और इसकी लेंथ के अंदर जो एक्सपेंशन आएगा उसकी वजह से ये एक नई रेडियस की रिंग बना रही होगी, और इस नई रेडियस वाली रिंग का जो लेंथ होगी, सर्कमफ्रेंस होगा, वो होगी 2πr'। अब हम जानते हैं कि इस रिंग की टोटल लेंथ है 2πr और जो नई रिंग है उसकी टोटल लेंथ है 2πr'। तो हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल लेंथ थी L0 वो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करने पर हमारे पास फाइनल लेंथ LF आती है। तो अगर हम इनिशियल लेंथ ले 2πr नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और यहाँ पे फाइनल लेंथ हमारे पास है 2πr', तो हमारे पास r' और r0 के बीच में देखें क्या रिलेशन आया। हमारे पास आया 2π कैंसिल होने पर r' इक्वल्स टू r0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से हमारे पास r और r' में एक नया रिलेशन आ गया, r' इक्वल्स टू r0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये रिजल्ट आने पर हमने देखा कि इस रिजल्ट से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया वो ये था कि हमने जो लेंथ के अंदर एक्सपेंशन कंसिडर किया था वो तो हमने रिंग की लेंथ के अंदर एक्सपेंशन कंसिडर किया। हमने माना कि इस रिंग के अंदर एक्सपेंशन आया तो लेंथ में एक्सपेंशन हुआ और उसने इस वाले फॉर्मूले को फॉलो किया कि LF इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन जब हमने नया रेडियस और इनिशियल रेडियस के बीच में जब रिलेशन देखा तो वो भी कुछ इसी तरह का आया, यानी वापस से जो नया रेडियस आ रहा था वो इनिशियल रेडियस के कितने फैक्टर का वापस से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इससे एक चीज सामने आई और हमने फिर एक दूसरी कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखे और उससे हमारे सामने जो फैक्ट आया वो क्या आया देखें। हमने क्या किया, हमारे पास मान लें कि एक सर्कुलर शीट ले लें, प्लेट ले लें, सर्कुलर प्लेट है और उसका रेडियस कुछ a है। हमने इस जो सर्कुलर प्लेट थी इसके अंदर से क्या किया, एक b रेडियस का, ये b रेडियस का हमने क्या किया, एक सेक्शन कट आउट कर लिया, यहाँ से काट के बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमने ये b रेडियस का एक सर्कल काट लिया। अब हमने क्या किया कि दोनों एज ए सिस्टम, मतलब कि इस बड़े वाली जो बची हुई प्लेट बची उसका जो थिकनेस थी वो कितनी बची होगी, वो बची होगी a माइनस बी। तो हमने इस पूरे सिस्टम को हीट अप किया, डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका भी और इसका भी। तो अभी आप सोच के देखें, जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में थी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं था, उस वाले केस में आप सोचेंगे आपने ये वाला जो सेक्शन है वो यहीं से काट के निकाला, तो अगर आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये जस्ट फिट होगा, मतलब ये परफेक्टली फिट हो रहा होगा। जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और हमने वापस से इस वाली चीज को, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये वाला एक्सपैंड होकर मान ले कुछ इतना बन गया और ये वाला जो छोटा सेक्शन था इसमें भी एक्सपेंशन आया, ये वाला भी एक्सपैंड होकर मान लेते कुछ इतना हो गया। और फिर हमने क्या किया, जो एक्सपैंडेड पार्ट्स थे, मतलब कि ये एक्सपैंड होकर इतना हो गया, ये वाला एक्सपैंड होकर इतना हो गया, तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, डेल्टा टी टेम्परेचर से इंक्रीज करने के बाद इस कटे हुए पोर्शन को फिर से इसकी ओरिजिनल प्लेस पर रख के देखा और हमने देखा कि ये फिर से परफेक्टली फिट हो रहा था। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले हमने एक कैविटी कट आउट की, कैविटी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फिट हो ही रही होगी, हमने उस कैविटी को उठा के साइड में रखा, हमने दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज किया और जब हमने वापस से इसको उठा के और वापस उसकी ओरिजिनल प्लेस पे रखा तो वो वैसे ही फिट हो रहा था जैसे कि पहले फिट हो रहा था। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन सामने आया कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ओरिजिनल प्लेट की रेडियस a में इंक्रीमेंट आया, यानी कि a जो कि उसका एक लीनियर डायमेंशन था, रेडियस उस प्लेट का एक लीनियर डायमेंशन था, उसके अंदर इंक्रीज आया, b के अंदर भी इंक्रीज आया जो कि कैविटी का लीनियर डायमेंशन का, साथ ही साथ क्या इस वाली जगह जो ये थिकनेस थी क्या उसमें भी एक्सपेंशन आया होगा, तो यानी कि a माइनस बी भी इंक्रीज होने लगा। यानी कि एक टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर
सारे लीनियर डायमेंशंस के अंदर इंक्रीमेंट आता है, सारे लीनियर डायमेंशंस चेंज होते हैं और वो एग्जैक्टली सेम फैक्टर से सेम तरीके से इंक्रीज होते हैं या चेंज होते हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे सामने आया वो आया ऑन हीटिंग every linear dimension increases या changes, आप कह सकते हैं changes, और अगर हम इंक्रीज हीट अप कर रहे हैं तो यानी इंक्रीज ही होगा। तो every linear dimension increases in the same fashion, यानी कि अगर मैंने किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, जैसे कि हमने इस वाले एग्जांपल में देखा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिंग की लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस में अगर इंक्रीज आया तो सेम फैक्टर से उसका रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है, सेम फैक्टर से उसका हर लीनियर डायमेंशन इंक्रीज कर रहा होगा। यानी कि अगर हम देखेंगे किसी भी चीज के अंदर अगर हमने इस तरह से बात की है तो ए इंक्रीज कर रहा है यानी ओरिजिनल रेडियस इंक्रीज कर रहा है, कैविटी का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और थिकनेस जो बची हुई थिकनेस ए माइनस बी वो भी इंक्रीज करेगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने इस तरह का क्वेश्चन भी देखा होगा कि अगर आपके पास इस तरह से रिंग है और ये ऐसे यहाँ से कटी हुई है, ये डिस्टेंस है डी। तो अगर आपने इस वाले सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डी के साथ क्या होगा, क्या डी वही रहेगा जो ओरिजिनली था, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कुछ अनचेंज रहेगा, क्या होगा? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डी जो होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन हीटिंग एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस इन द सेम फैशन। यानी कि अगर हमने इस सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो पूरी रिंग एक्सपैंड होगी, तो जाहिर सी बात है इसका ये वाला रेडियस भी एक्सपैंड होगा। नया रेडियस जो बनेगा वो इनिशियल रेडियस के कितना फैक्टर पे बनेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो वो जो डिस्टेंस डी आप देख रहे हैं, ये जो गैप देख रहे हैं, ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी इसका एक क्या है, लीनियर डायमेंशन ही है, और हर लीनियर डायमेंशन इंक्रीज होता है एंड इट इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर या इंक्रीजेस इन द सेम फैशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आप कह सकते हैं कि सारी लेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो एक्सपेंशन आता है वो यूनिफॉर्म आता है। कैसा आता है, यूनिफॉर्म आता है। जैसे कि अगर आप एक स्केल देखें, मान लीजिए आपके पास मेजरिंग स्केल्स होते हैं, वो मेटल के ही बने हुए रहते हैं। तो अगर आप एक स्केल को कंसिडर करेंगे तो स्केल के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर मार्किंग्स होती है। स्केल के अंदर क्या होती है, ऐसे मार्किंग्स होती है। तो अगर आप एक मेटल स्टील स्केल के, मतलब स्टील के या मेटल के स्केल के अंदर ऐसे देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे मार्किंग्स होती हैं। तो अगर ये मेटल का स्केल है, आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, हीट अप किया है, तो ये कुछ इंक्रीज होगा, ये एक्सपैंड होगा और इस तरह से हो जाएगा, इंक्रीज होकर कुछ इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो इसके अंदर एक्सपेंशन आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आखिरी वाले हिस्से के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आ गया, यहाँ वाले हिस्सों के अंदर एक्सपेंशन आया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे जो भी 1 सेंटीमीटर वाला जो मार्क होगा वो भी एक्सपैंड होगा। तो पूरी लेंथ के अंदर यानी यूनिफॉर्मिटी के साथ एक्सपेंशन होता है, यानी हर लीनियर डायमेंशन सेम तरीके से एक्सपैंड होता है, चेंज होता है। इस चीज का हमारे लिए क्या फायदा हुआ, जैसे कि आपने इस सवाल में देखा और आने वाले हर सवाल में आप देखेंगे, इस चीज का हमारे लिए क्या फायदा होता है कि एवरी लीनियर डायमेंशन चेंजेस इन द सेम फैशन। उसका हमारे लिए ये फायदा होता है कि अब हमसे अगर पूछा जाएगा तो आर डैश और आर के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हमें पूरी सर्कमफ्रेंस निकाल के फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट देखकर और फिर नया रेडियस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि एवरी लीनियर डायमेंशन चेंजेस इन द सेम फैशन, सेम फैक्टर से, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसी तरह से आपको किसी भी चीज दे दी जाए, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन देखें इस तरह का कि अगर आपके पास स्केल प्रॉब्लम्स, तो अपन आगे देखेंगे इसे अच्छे से पूरा। अगर आपके पास इस तरह का भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लें आपके पास एक शीट थी, उसके अंदर से आपने ऐसे 2 कैविटीज कट आउट करी, ये मान लें आपके पास कुछ बी दे दिया गया, ये कुछ ए दे दिया गया, और इनके बीच की जो दूरी थी सेंटर्स की वो हमको सी दे दी गई। अब अगर आपने इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर टी से इंक्रीज कर दिया, यानी डेल्टा टी का इंक्रीमेंट दे दिया, तो सारी चीजें इंक्रीज होंगी। तो जिस फैक्टर से ए इंक्रीज होगा
जिस फैक्टर से बी इंक्रीज होगा उसी फैक्टर से सी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन आएगा वो पूरी पूरी शीट के अंदर आएगा और वो यूनिफॉर्मिटी के साथ आएगा। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ए ज्यादा इंक्रीज हो गया, बी कम हुआ और सी उसकी वजह से कुछ नया रिजल्टेंट फॉर्म होगा, ऐसा नहीं होगा। जितने फैक्टर से ए इंक्रीज होगा उसी फैक्टर से बी भी इंक्रीज होगा और उसी फैक्टर से सी इंक्रीज होगा, क्योंकि तीनों क्या शो कर रहे हैं, एक लीनियर डायमेंशन को ही शो कर रहे हैं। इस वाले केस में हमने माना है कि अभी इसकी विड्थ वगैरह को हमने नहीं कंसिडर किया, सिर्फ एक वन डायमेंशनल जो मेजरमेंट्स है उन्हीं को हमने कंसिडर किया है, बाकी की विड्थ हाइट की हमने बात नहीं करी। हमने ये देखा है कि जो इसके लीनियर डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से वेरी करेंगे, तो आप डायरेक्टली सी निकाल लें, उसके अंदर आया हुआ चेंज निकाल लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको ए और बी सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला फैक्टर आपके याद रखें, इम्पोर्टेंट चीज है कि ऑन हीटिंग एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस इन द सेम फैशन। नेक्स्ट आप देखें, इसी के अंदर नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है डिफरेंट मटेरियल्स की बात करते हैं। देखें, अगर अभी तक मेरे पास मैं एक ही मटेरियल लेके चल रही हूँ, अल्फा मेरे पास लीनियर कोएफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन अगर दो मेरे पास मटेरियल्स हों जिनके अलग अलग कोएफिशिएंट्स हो, थर्मल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा आप कई बार रियल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि आप थर्मोमीटर्स देखते हैं, थर्मोमीटर में एक ग्लास के बल्ब के अंदर क्या मर्क्यूरी फिल्ड अप रहती है, तो जैसे ही आप उसमें से टेम्परेचर जानना चाहते हैं तो क्या होता है, क्या जैसे आप उस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मर्क्यूरी के अंदर एक्सपेंशन आता है ज्यादा और बल्ब के अंदर एक्सपेंशन आता है कम। क्यों? क्योंकि अल्फा फॉर ग्लास इज लेस देन अल्फा फॉर मर्क्यूरी। इसी वजह से आप देख पाते हैं कि जो मर्क्यूरी के अंदर जो एक्सपेंशन आता है वो ज्यादा आता है और वो आपको वो जो शो करता है, रीडिंग शो करता है, वो इसी वाले प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। अगर ग्लास के अंदर भी उतना ही एक्सपेंशन आ रहा होता जितना मर्क्यूरी में आता है तो फिर आपको सही रीडिंग्स नहीं मिल पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ज्यादातर आप यही मान के चलते हैं कि ग्लास के अंदर एक्सपेंशन नेग्लिजिबल आया है तो मर्क्यूरी का ही एक्सपेंशन मान लिया जाता है। तो इसी तरह के दो डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाली चीजों को कंबाइन करके कुछ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जो कि थर्मोमीटर्स और थर्मोस्टैट्स, ये दो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके अंदर यूज किया जाता है इन सिस्टम्स को। और हम उसमें क्या यूज करते हैं, हम उसके अंदर दो रॉड्स यूज करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल्स की जिनके डिफरेंट थर्मल कोएफिशिएंट्स होते हैं, जिनके डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। उन दो अलग अलग मटेरियल की रॉड्स को कंबाइन करके हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, बायमेटलिक स्ट्रिप। क्या नाम होता है इसका? बायमेटलिक स्ट्रिप से हम इसे जानते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम सेम लेंथ वाली, मान लीजिए हम लेंथ ले लेते हैं कुछ L0, ऐसे सेम लेंथ वाली दो रॉड्स लेते हैं, अलग अलग मटेरियल की होती है, अलग अलग मटेरियल की है, यानी कि उनका अल्फा दोनों का अलग अलग होगा, किसी का अल्फा होगा अल्फा 1 अल्फा 2। अब हमने मान लिया कि हमने डी थिकनेस की एक स्ट्रिप बनाई और हम मान लेते हैं कि हमने इसको यूनिफॉर्म ही बनाया, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अल्फा 1 वाली रॉड की थिकनेस है D/2 और इसकी थिकनेस भी कितनी है, D/2। तो ऐसा हम दो मटेरियल्स वाली दो अल्फा वाले अलग अलग मटेरियल्स के हम रॉड बनाते हैं और उनको कंबाइन कर देते हैं, और इस तरह के सिस्टम्स यूजफुल होते हैं जब हम कुछ भी चीज मेजर करना चाहते हैं। इन चीजों का यूज किस तरह से होता है देखें। अब अलग अलग अल्फा है, तो अगर इसमें हम मान लें कि एक अल्फा ज्यादा है दूसरे अल्फा से, दैट इज हम कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। इस तरह से हमारे पास है कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अगर हमने सिस्टम को हीट अप किया या इसको हीट प्रोवाइड की, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, अल्फा LF इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अगर हमने इनिशियल लेंथ L0 ही रखी है दोनों की, तो यानी कि आप देख रहे हैं कि LF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फा के, यानी कि जिसका अल्फा ज्यादा उसकी फाइनल लेंथ ज्यादा और जिसका अल्फा कम उसकी फाइनल लेंथ कम। यानी कि आप अगर हीटिंग की बात करें, ऑन हीटिंग अगर आप बात कर रहे हैं
तो आप देखेंगे कि अगर अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंशन इन 1 विल बी ग्रेटर देन एक्सपेंशन इन 2, यानी फाइनल लेंथ जो 1 की होगी वो ज्यादा होगी फाइनल लेंथ 2 से। यानी कि हम लिखेंगे कि अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो फाइनल लेंथ ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन फाइनल लेंथ ऑफ 2। बट ये दोनों तो कंबाइंड है, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक दूसरे से अलग हो जाए, या एक के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा है एक के अंदर एक्सपेंशन कम हो रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये एक ज्यादा एक्सपैंड कर जाए, एक कम एक्सपैंड कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अटैच्ड है एक दूसरे से। तभी क्या होता है कि अगर ऐसा सिस्टम हो बायोमेट्रिक स्ट्रिप का, जिसके अंदर दो मटेरियल्स हो, जिसमें अलग अलग अल्फाज हो, कोई एक लेंथ ज्यादा एक्सपैंड कर रही है दूसरी वाली रॉड से, तो इस केस में क्या होता है, हीट अप करने पर एक के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होता है, तो ये एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में टर्न हो जाती है और सिस्टम कैसे बेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? सिस्टम बेंड हो जाता है। द सिस्टम बेंड और ये आर्क का फॉर्म ले लेती है, दैट इज सर्कुलर आर्क फॉर्म कर लेती है, जिसके अंदर एक इनर रेडियस पे एक रॉड होती है और आउटर रेडियस पे भी एक रॉड होती है। कैसे? देखें, जब आपने इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक लेंथ के अंदर एक्सपेंशन आया ज्यादा, एक रॉड के अंदर एक्सपेंशन आया कम, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकती, इन दोनों को साथ में एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बेंड हो जाती है, सर्कुलर आर्क फॉर्म कर लेती है और ये कुछ इस तरह का सिस्टम फॉर्म कर लेती है। देखिए ऐसे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ एक रॉड है, बाहर की तरफ एक रॉड है। अब आप खुद ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह से है, तो ये वाली रॉड जो आपको दिख रही है, ये वाली रॉड, इसकी जो आर्क लेंथ है ये कम है और इसकी आर्क लेंथ ज्यादा है। यानी इस वाली रॉड की लेंथ ज्यादा होगी, इस वाली रॉड की लेंथ कम होगी और इस वाली रॉड की लेंथ ज्यादा होगी। अब किसकी लेंथ ज्यादा किसकी लेंथ कम, वो तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, यानी फाइनल लेंथ ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन फाइनल लेंथ ऑफ सेकेंड वन। तो यानी अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो ये कौन सी वाली रॉड है, दिस इज द फर्स्ट रॉड जिसका अल्फा था अल्फा 1, और ये सेकेंड रॉड है जिसका अल्फा था अल्फा 2। डिस्टेंस डी इनके बीच का अभी भी वही रहा, डी के अंदर एक्सपेंशन को हमने कंसिडर नहीं किया अभी। तो आप देखेंगे कि फाइनल लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, और हीट अप करने पर ये आउटर आर्क फॉर्म करेगा और ये वाला इनर आर्क फॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब देखिए कूलिंग, आप खुद ही देख सकते हैं कि कूलिंग की कंडीशन में क्या होगा। तो ऑन कूलिंग की अगर हम बात करें, ऑन कूलिंग यानी कि आपका जो डेल्टा टी होगा, अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर से कम कर रहे हैं आप टेम्परेचर, तो डेल्टा टी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, डेल्टा टी नेगेटिव आएगा। यानी अगर आप फाइनल लेंथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आएगा L01 माइनस अल्फा डेल्टा टी। अब इस केस में आप देखें तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है फाइनल लेंथ और अल्फा, यानी जिसका अल्फा ज्यादा उसका LF मतलब फाइनल लेंथ कम। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर जिसका अल्फा ज्यादा, क्या उसकी फाइनल लेंथ कम हो जाएगी? यानी अगर आपके पास अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो आप कह सकते हैं कि फाइनल लेंथ ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन फाइनल लेंथ ऑफ 1। यानी कि जो फाइनल कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है और 1 का अल्फा ज्यादा है 2 के अल्फा से, तो आप जानते हैं कि हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आया कि फाइनल लेंथ जो 2 की होगी वो फाइनल लेंथ ऑफ 1 से ज्यादा होगी। अब इस केस में फिर से क्योंकि दोनों की अलग अलग फाइनल लेंथ है, दोनों अलग अलग डिग्री से एक्सपैंड मतलब कंप्रेस भी अलग अलग डिग्री से हो रही है और दोनों के अंदर एक्सपेंशन भी अलग अलग आ रहा था, तो फाइनल लेंथ अब इस वाले केस में भी अलग अलग है। पर फिर से वही वाली कंडीशन है कि दोनों अटैच्ड है, तो यानी फिर से वो एक बेंट फॉर्म में आ जाएंगी और एक सर्कुलर आर्क फॉर्म कर लेंगी। और इस वाले केस में जो सर्कुलर आर्क आप देखेंगे वो कैसा होगा, देखिए कुछ इस तरह से आपको सर्कुलर आर्क फॉर्म होता हुआ दिखेगा, थिकनेस डी ही होगी। और इस वाले केस में आप देखेंगे जो इनर आर्क होगी वो कौन से वाले मटेरियल की होगी, जिसकी लेंथ होगी कम, यानी कि LF1, यानी ये फर्स्ट मटेरियल वाली रॉड है जिसका अल्फा था 1 और ये वाली है सेकंड मटेरियल वाली रॉड जिसका अल्फा था 2। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 जो है वो ज्यादा है, तो फाइनल लेंथ 1 की कम होगी, तो वो इनर
आर्क फॉर्म करेगा और उसी तरह से ये वाला आउटर आर्क फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जिसका अल्फा ज्यादा हीट करने पर वो ज्यादा लेंथ और में एक्सपैंड हो जाएगा तो आउटर आर्क फॉर्म कर लेगा, और अगर आप कूल डाउन कर रहे हैं सिस्टम को तो जिसका अल्फा ज्यादा उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी कम, तो उस वाले केस में वो इनर आर्क फॉर्म कर लेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा इनर आर्क फॉर्म कर रहा है, कौन सा आउटर आर्क फॉर्म कर रहा है, तो फिर उसके बाद आप रेडियस ऑफ द आर्क या रेडियस ऑफ द सर्कुलर सिस्टम जो फॉर्म हो रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से हमने क्या माना कि हमारे पास अल्फा 1 अभी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डिराइव करने के लिए कि जो रेडियस ऑफ द आर्क फॉर्म हो रहा है वो कितना होगा और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा वो देखने के लिए। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमने दो रॉड्स ले ली, दो अलग अलग मटेरियल की, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 वाज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो अगर हमने हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी से, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, तो एक्सपेंशन किसमें ज्यादा होगा? अल्फा 1 वाले मटेरियल में, यानी आउटर आर्क कौन फॉर्म करेगा? अल्फा 1 वाला मटेरियल। तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से सर्कुलर आर्क फॉर्म कर लेता है। देखें यूनिफॉर्मिटी के साथ एक्सपैंड हो रहा है इस तरह से, और ये जो यहाँ पे एक इमेजिनरी सेंटर पे जो आर्क सब्सटेंड कर रहा है, जो थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो है थीटा। और आप मान सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस थी वो थी थिकनेस डी। अगर ये थिकनेस डी थी यानी ये जो छोटी एक रॉड की थिकनेस थी वो थी d/2। क्योंकि अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, तो आउटर आर्क कौन से वाले मटेरियल की होगी? अल्फा 1 वाले मटेरियल की, और लोअर वाली आर्क होगी अल्फा 2 वाले मटेरियल की। आपको इस रेडियस ऑफ द आर्क की बात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करनी है तो वो रेडियस हम मान लें इस वाले सेंटर पॉइंट से, तो ये रेडियस आपका है आर। अगर ये रेडियस है आर तो यानी कि आप इस वाले डिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, इससे क्या इस वाले पॉइंट को मार्क कर लेते हैं ओ, इसको कह लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो अगर आप ओ ए की बात करें तो आपके पास ओ बी की वैल्यू कितनी है? देखिए ओ बी आपके पास कितना है? आर। अगर ओ बी है आपके पास आर तो आप ओ ए निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है? d/2। अगर ए बी की वैल्यू d/2 है यानी ओ ए कितना आ गया? r माइनस d/2। उसी तरह से आप ओ सी भी निकाल सकते हैं। ओ सी कैसे आएगा? अगर आपके पास रेडियस की वैल्यू है ओ बी अगर आपके पास r है और जो बी सी है, बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है d/2, यानी ओ सी कितना आ जाएगा? r प्लस d/2। ठीक, अब आप इसका आपने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। ओ ए की वैल्यू आपके पास आ गई r माइनस d/2, ओ सी की वैल्यू आ गई r प्लस d/2। तब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं एंगल्स की, वो क्या होती है? वो होती है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इस तरह से आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे, आप इस वाली आर्क लेंथ की बात करें, जो नीचे वाली स्ट्रिप फॉर्म कर रही है उस वाली आर्क लेंथ की बात करें, मान लेते हैं कि जो नीचे वाली स्ट्रिप जो फॉर्म कर रही है वो आर्क लेंथ है L2। क्या मान लेते हैं? ये वाली जो आर्क लेंथ ये बन रही है, जो नीचे वाली स्ट्रिप सब्सटेंड कर रही है, वो आर्क लेंथ कितनी है? L2। और जो ऊपर वाली स्ट्रिप एंगल सब्सटेंड करती है, उस ऊपर वाली स्ट्रिप की वजह से ये जो आर्क लेंथ बन रही है वो कितनी है? L1। हमने क्या मान लिया? ऊपर वाली जो स्ट्रिप थी वो उसकी आर्क लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ कितनी थी? L1, और नीचे वाली स्ट्रिप की लेंथ मान ली हमने L2। तो अब हम L1 और L2 को अगर L0 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें कैसे? जो L1 आई है, क्या वो L0 वाली रॉड, इनिशियल जो लेंथ हमने दोनों रॉड्स की ली थी वो तो L0 ही ली थी। L0 लेंथ की रॉड जिसका कोएफिशिएंट था अल्फा 1, वो एक्सपैंड किया कितने टेम्परेचर से? डेल्टा टी टेम्परेचर से राइज हुआ और उसकी फाइनल लेंथ हो गई L1। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए LF इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो उसको यूज करते हुए हम L1 और L0 के बीच में कैसे लिखेंगे रिलेशनशिप? L1 इक्वल्स टू initial length was L0, coefficient of thermal expansion for first rod was alpha 1 और temperature delta T, जो temperature difference था वो था delta T। उसी तरह से सेकेंड रॉड के लिए
जो सेकेंड रॉड की फाइनल लेंथ होगी L2, तो L2 इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये आपके पास फर्स्ट रिलेशनशिप आ गया, ये सेकेंड रिलेशनशिप आ गया। अब आप थर्ड और फोर्थ रिलेशनशिप कहाँ से लाएंगे? इस वाले एक्सप्रेशन से। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो थीटा की बात करें, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। फर्स्ट वाली रॉड का आर्क लेंथ कितना है? L1 अपॉन रेडियस। उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है OB या OC आप बात करें, OC है उसका रेडियस, या उसके लिए अगर आप बात कर रहे हैं रेडियस की, जो उसका यहाँ से एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा, तो रेडियस आप कितना लिखेंगे? OC। OC की वैल्यू कितनी है? R प्लस D/2। तो यहाँ पे आपने लिख लिया क्या? R प्लस D/2। और उसी तरह से सेकंड वाले के लिए ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन वापस इसको यूज करते हुए क्या लिखेंगे आप? थीटा इक्वल्स टू L2 R माइनस D/2। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपके पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में अगर आप L1 L2 की जगह पे L0 डाल देंगे तो आपके पास सिर्फ एक अननोन वेरिएबल बचेगा, वो होगा R। तो आप इन सारी इक्वेशंस को यूज करें। कैसे? यहाँ पे जो एंगल सब्सटेंड कर रही है सेकंड रॉड वो भी है थीटा, और फर्स्ट वाली रॉड जो सब्सटेंड कर रही है वो भी है थीटा, यानी आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो आपने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और L1 L2 की वैल्यू कहाँ से डाल दी? फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? देखें, L1 की वैल्यू यहाँ से डाली, L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन R प्लस D/2 इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन R माइनस D/2। L0 से L0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारे वेरिएबल्स जो थे, बाकी सारी जो चीजें हैं अल्फा 1 अल्फा 2 D सब कुछ हमें नोन है, सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है दैट इज R। और जब आप इस R को कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी इंटू डी अपॉन ट्वाइस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, क्योंकि अल्फा 1 बड़ा था अल्फा 2 से, इंटू डेल्टा टी। यही आएगा। अब इसके बाद देखिए, तो आपके पास ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया क्या? 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इंटू डी। डी क्या है? थिकनेस ऑफ द रॉड अपॉन 2 इंटू 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। यही आएगा आपके पास फाइनल जो फॉर्मूला आएगा। तो अब आप देखिए इसमें क्या है कि आपके ये आपने पूरा फॉर्मूला डिराइव कर लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये जो आपके पास मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन था वो आ गया। अगर कभी आपसे रेडियस पूछ लिया जाए कि रेडियस क्या है, अगर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 गिवन है, डी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। पर जो काम की बात है आपके लिए, इसके अंदर आप देखें कि रेडियस का डिपेंडेंस किस किस पे है। यानी अगर आप रेडियस की बात करें, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 0 से लेकर B तक का, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आप देखें, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिफरेंस ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट्स इनटू डेल्टा टी। तो आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आया है, जो यहाँ से याद रखना है। फॉर अ बायोमेट्रिक स्ट्रिप द रेडियस ऑफ कर्वेचर सबटेंडेड the radius of curvature of the arc in which the biometric strip bends, वो कितना होता है? That is inversely proportional to the difference of thermal coefficients into delta T, and delta T यहाँ पे क्या है? delta T है temperature difference, that is final temperature minus initial temperature, and alpha 1 minus alpha 2 is the difference of the thermal coefficient. So R is inversely proportional to alpha 1 minus alpha 2 into delta T. ये आपके पास फाइनल चीज है पूरी कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप के ऊपर आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, थीटा एंगल सबसे